सकते हैं यहाँ पर रमन सिंह के साथ प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर स्वागत किया गया है एयरपोर्ट पर और नितिन गडकरी भी मौजूद है, साथ में कई मंत्री भी, राज्य के कई मंत्री भी शामिल हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि चुनावी साल है, चुनावी साल में ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। लगातार 5वीं और 6वीं बार ये दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, जहां पर हर बार यहाँ पर चुनावी साल में जनता को खुश करने के लिए यहाँ पर शिलान्यास, कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है और यहाँ पर किसानों को लाभ दिया जाएगा, साथ ही रेल परियोजनाओं का भी यहाँ पर लोकार्पण किया जाएगा। इस मौके पर विकास कार्यों की जनता को सीधे तौर पर सौगातें दी जा रही हैं करोड़ों रुपए की। इस बात मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर परिवहन मंत्री भी और डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और यहाँ पर रायपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाई जा रहे। कांग्रेसियों को पुलिस ने बालोद बाजार के कड़गी के पास रोका है और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और मोहम्मद अकबर कांग्रेसियों की अगुवाई कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर कांग्रेस हमलावर कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेसियों ने यहाँ पर कहा था कि पीएम मोदी आएंगे जब छत्तीसगढ़ तो उनको काले झंडे दिखाई जाएंगे और इस बीच यहाँ पर राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए रोका है, पुलिस ने रोका है इन कांग्रेसियों को और कांग्रेस कार्यालय में पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेसी जगह जगह से मोदी को काले झंडे दिखाने जांजगीर चांपा जा रहे हैं स्थानीय स्तर पर। इसलिए आप कोई नवाचार करते हैं, कोई इनोवेशन करते हैं, कोई छोटी सी शुरुआत करते हैं, चाहे वो खेती को लेकर हो, हॉर्टिकल्चर को लेकर हो, सिंचाई को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रदेश के और इस देश के विकास के लिए। और इसीलिए इस बात की प्रेरणा दरअसल हमें जब एक ऐसी बात जब प्रधानमंत्री महोदय ने देश के सामने रखी जिसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा कि इस देश को स्वच्छ करना है, भारत देश को एक स्वच्छता का उन्होंने अभियान दिया और इस रूप में दिया कि हमारे समाज की महिलाएं, हमारे समाज की परिवार की लड़कियां खुले में शौच के लिए जब जाती हैं तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, उनके सम्मान को चोट लगती है। तो ऐसे दृष्टि वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन यहां आप सबके बीच हो चुका है। देवी और सज्जनों, एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करें उत्साह और उल्लास के साथ। जिस उत्साह के साथ आप यहां इतनी देर से बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में कहां से हमारे ग्रामीण किसान भाई बहन सब यहां आज एकत्रित हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को एक बार पुनः देखने के लिए, एक बार उन्हें पुनः सुनने के लिए। कैसा अद्भुत अवसर है, कैसा सुंदर अवसर है और कैसा उल्लासपूर्ण वातावरण है ये जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं यहां हम सबके बीच पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। यहां उनके साथ पधारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, यहां विराजमान छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और देवी और सज्जनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं यहां निवेदन करूंगा सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को उनके आगमन पर पुष्प भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन आप सबके जोरदार तालियों के साथ और गजमाला के साथ भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहां पर स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री और सभी यहां पर जो विभूतियां उपस्थित हैं। यह अवसर, यह उल्लास, ये खुशी हम सब के लिए बहुत विशेष है और यहां इस खुशी में एक और रंग इस गजमाला के रूप में है। यहां आप सबके करतल ध्वनि के साथ देवी और सज्जनों प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन है। हमारे यहाँ के किसान भाई बहनों में आज विशेष उल्लास है और भरोसा है, विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह से किसानों की समृद्धि को सुनिश्चित किया है, हमारे 2 किसान जो बुनकर भी हैं, उन्होंने अपने हाथों से केले के रेशे से जैकेट और अलसी के रेशे से शॉल बनाई है, वे प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। पिलेश्वर प्रसाद देवांगन, सुपुत्र श्री नेत्राम देवांगन और श्रीमती रेवती देवी, पत्नी श्री प्रेम नारायण यादव, उन्हें आमंत्रित करता हूं, प्रधानमंत्री महोदय को अपने हाथों से बुने जैकेट और शॉल भेंट करेंगे। अलसी से जो शॉल बनी है उसे पिलेश्वर देवांगन ने बुना है और इस पर अटल जी की बहुत ही सुंदर तस्वीर बुनी है, बहुत ही सुंदर तस्वीर है ये।
बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस रूप में भी आप सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कितना सुंदर स्नेह से बुना ये उपहार है। बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारी सांसद श्रीमती कमला पाटले जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। जोरदार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जोरदार आप लोग देश के हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक बार स्वागत है भाई, स्वागत है। आज हमारे जांजगीर चांपा के जजल देव की नगरी में देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी यहां पर आए हुए हैं। हम सभी इस क्षेत्रवासी दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, मंच में विराजमान छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के एक ही मंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे मंच में विराजमान छत्तीसगढ़ सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी क्षेत्र के और दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए बहुत ही गर्व के दिन है। आज इतिहास के पन्नों पर लिखा गया कि आजादी के बाद इस जजल देव के पावन धरती पर देश के प्रधानमंत्री जी पहली बार आए हैं। इसलिए हम दिल की गहराई से सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस किसान सम्मेलन हमारे क्षेत्र के किसानों को संबोधन करने के लिए आए। देश के प्रधानमंत्री जब से हमारे बने हैं तब से लेकर उन्होंने किसानों के आय को बढ़ाने के लिए संकल्पित कार्य कर रहे हैं। इस जांजगीर चांपा जिले में कोसा कासा की नगरी के साथ साथ इस क्षेत्र हमारे जांजगीर चांपा जिला पावर हब के नाम से भी जाना जाता है। हमारे इस जांजगीर चांपा जिले में प्रदेश ही नहीं पूरा देश में भी किसान खेती के नाम पे और धान और अन्न के उपज में अग्रणी है। क्योंकि हमारा जांजगीर चांपा जिला 85 से 90% सिंचित एरिया है और यहाँ के किसान उन्नत कृषि के माध्यम से धान की पैदावार करते हैं। हमारे चांपा नगर में इसीलिए कहते कासा कोसा कंचन की नगरी। हमारे इस क्षेत्र में किसानों को हमारे प्रदेश सरकार और देश की सरकार ने बड़ी बड़ी सौगातें दी है। आपने देश के किसानों के 200 रुपए आपने बोनस, आपने समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी 200 रुपये किए और अभी जब हमारे किसान धान बेचेंगे तो उनको समर्थन मूल्य के साथ साथ उनको साथ में बोनस भी मिलेगा। इसलिए इस क्षेत्र के किसान बड़े ही उत्साहित हैं, बड़े ही खुशहाल हैं और हमारे किसान
आपको दिल से स्वागत करते हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद आपने इस क्षेत्र को आकर पावन कर दिया है और आपके आने के नाम से ही इस क्षेत्र के जनता खुशी से और आपके स्वागत के लिए नजरें बिछाए थे और आज आप आकर इस क्षेत्र के किसान को और इस क्षेत्र के जनता को बहुत बड़े दिलों में उनकी जगह बनाई है। आपके आने से हमारा इस क्षेत्र अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इस क्षेत्र में केंद्र सरकार में जब आप प्रधानमंत्री बने तो इस हमारे क्षेत्र के नेशनल हाईवे से लेकर बीच से लेकर रेल कॉरिडोर का निर्माण के लिए आपने बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दिए हैं। चाहे सेंट्रल स्कूल की बात हो, कई हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं, जब मैं 15वीं लोकसभा में सांसद थी उस समय इस नेशनल हाईवे के लिए और ब्रिज के लिए बार बार पत्र लिखती थी, मांग करती थी, लेकिन एक केंद्रीय विद्यालय के लिए मांग करती थी, लेकिन कोई सौगातें नहीं मिलती थी। और जब हमारी सरकार आए, जब आप प्रधानमंत्री बने तो पहले ही बजट में शामिल होकर इस क्षेत्र के जितने भी मांगे थे वो पूरी हुआ और इस क्षेत्र के जनता आपको दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आभार सांसद महोदय का। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रदेश को हर क्षेत्र में विकास और समृद्धि के जिस पायदान पर पहुंचाया है वो बहुत उत्साहवर्धक है। आज वे प्रदेश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं अपनी अटल विकास यात्रा के माध्यम से, ताकि अब तक हुए विकास कार्यों को विस्तार दिया जा सके। मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से उनके संबोधन के लिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज ये ऐतिहासिक अवसर जांजगीर चांपा की ये कोसा, कांसा और कंचन की नगरी, ये जाज्जलोदेव की नगरी, आज इस नगरी के इसके जिले के गांव-गांव से हजारों लाखों की संख्या में आए हुए आप सबकी ओर से और पूरे छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच माननीय हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी की उपस्थिति, उनके लिए भी ताली बजा के स्वागत करिए। माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी और आप सबकी उपस्थिति। मुझे लगता है हम ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने देश का एक नया इतिहास रचा, विकास की उस नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। ऐसा कर्मवीर, ऐसा योगी 4 साल 6 महीने में एक दिन विश्राम ना करने वाला प्रधानमंत्री का जांजगीर चांपा स्वागत करता है, छत्तीसगढ़ चांपा करता है। मैं बहुत सारी योजनाओं पे बात नहीं करूंगा, मुझे तो सिर्फ यही बताना है कि क्या परिवर्तन आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के नेतृत्व संभालते हैं। छत्तीसगढ़ जो परेशान था, छत्तीसगढ़ जो आर्थिक स्वावलंबन के लिए तड़प रहा था, प्रधानमंत्री बनते ही माननीय मोदी जी ने एक सबसे बड़ा काम किया, छत्तीसगढ़ को आर्थिक आजादी दिलाने का काम किया। 32% से बढ़ा के केंद्र से मिलने वाला अनुदान को 42% करने वाले प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। आप सब स्वागत करेंगे जिन्होंने हमारे बहनों को आजादी दिलाई। छत्तीसगढ़ के 35 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर और चूल्हा देकर हमारी बहनों को एक प्रकार से धुएं और धूल से मुक्त दिलाने वाले प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। आप सब एक बार फिर स्वागत करेंगे। गरीबों के लिए सपना था, पक्का मकान सपना था, आज छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों में और एक सपना और एक योजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आने वाले 2022 तक अभी तो 7 लाख मकान और फिर 11 लाख मकान बन रहे हैं।
2022 तक कोई भी छत्तीसगढ़ में एक भी कच्चा मकान नहीं होगा, सबके लिए आवास की व्यवस्था होगी, गरीबों के लिए। ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ के हर पारे टोले मंजरे में, हर व्यक्ति के घर में एक भी घर में अंधेरा नहीं होगा, हर घर में रोशनी पहुंचाने का काम सौभाग्य योजना में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा लक्ष्य छत्तीसगढ़ के लिए दिया है। प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए जिन योजनाओं की शुरुआत की, मैं तो ये कहूंगा, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बात जब आई और आज मंच में प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी हैं, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं क्या परिवर्तन होता है जब देश में मोदी जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं, गडकरी जैसे मंत्री हमारे होते हैं। 1947 से लेकर 2014 तक नेशनल हाईवे में, 1947 से लेकर 2014 तक नेशनल हाईवे में जितने सड़कों का निर्माण हुआ, 2014 से 18 तक उससे 10 गुना ज्यादा सड़कों का जाल बिछा है। 35,000 करोड़, कोई कल्पना कर सकता था 35,000 करोड़ के सड़कों का जाल बिछाने का काम छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, जांजगीर चांपा, बिलासपुर रायगढ़, जांजगीर चांपा, उरगा, कटघोरा, बिलासपुर, बलौदा, उरगा, पत्थलगांव, धनबाद, इतने सारे सड़क। आज मैं सभी सड़क की बात बताने की मेरे पास अवसर भी नहीं है, क्योंकि हम सब प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मगर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से देश की जनता को आह्वान किया था, स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए, खुले शौच से मुक्त के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और छत्तीसगढ़ में जन आंदोलन बन गया, छत्तीसगढ़ ओडीएफ हो गया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ अब पूरी तरीके से 100% हमने शौचालय का निर्माण कर लिया है। गरीबों के मसीहा, किसानों की चिंता करने वाले, आज किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था, किसानों को 0 इंटरेस्ट रेट में सहकारी बैंक से कर्ज दिलाने की व्यवस्था, धान खरीदी की व्यवस्था और आने वाले समय में किसानों को 2022 तक आमदनी दुगने करने का न केवल संकल्प किया है, उसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है, क्रियान्वयन हो गया है। आज किसानों के लिए जिस प्रकार 1.5 गुना ज्यादा समर्थन मूल्य की घोषणा हुई और समर्थन मूल्य में जो दर तय हुए, मुझे इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के मन में जो माननीय प्रधानमंत्री के निर्णय, धान का समर्थन मूल्य 1550 से 1750, मक्का की कीमत 14 से 25 से 1700 रुपया, 275 रुपया, सोयाबीन में 349 रुपया, तुअर में 225 रुपया, ज्वार में 750 रुपया, छत्तीसगढ़ के जितने भी फसल होते हैं उसके समर्थन मूल्य, और हमने धान खरीदी की पर्याप्त व्यवस्था की है। पूरे किसान यहां मौजूद हैं जिनको 7,500 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिलती है। ऐसे सारे किसान हैं जिनको पंप कनेक्शन के लिए 1 लाख की सब्सिडी मिलती है। उन सभी किसानों की धान खरीदी की व्यवस्था, और प्रधानमंत्री जी को आज हम जांजगीर चांपा में इसलिए सम्मानित कर रहे हैं, इसलिए आमंत्रित किया कि बाद प्रधानमंत्री जी ने समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि करके 200 रुपया का वृद्धि एक बार में किया है। हिंदुस्तान में कभी इतिहास में नहीं हुआ। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के किसानों के लिए जो बड़े निर्णय लिए गए, समर्थन मूल्य में 200 रुपया की वृद्धि, और ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक नई उम्मीद और नई आशा। जांजगीर चांपा में धान का उत्पादन, जांजगीर चांपा में खेती करने वाले लोग, इनके जीवन में परिवर्तन कैसे आ सकता है, इस दृष्टि से हमने इस विषय एक गांव में कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, 6,000 करोड़ की लागत से हमने गांव-गांव में 8,000 पंचायतों को इंटरनेट फैसिलिटी देने की व्यवस्था, और किसानों के जीवन में परिवर्तन कैसे आ सकता है, ये आज छत्तीसगढ़ के किसान आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। सड़कों से लेकर इलेक्ट्रिसिटी से लेकर और सारी योजनाओं का लगातार जो क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में आज मुझे इस बात की खुशी है कि किसानों की इतनी बड़ी उपस्थिति, मैं जब समझ रहा हूं 1.5-2 लाख यहां और उतने ही लोग बाहर, ये बताता है कि जांजगीर में कितना बड़ा उत्साह और कितना उल्लास झलक रहा है। सिर्फ एक पंक्ति के साथ ही अपनी बात समाप्त करूंगा
ये किसानों की भावना जब खुशहाली छलकेगी खेतों में खलिहानों में, तभी भरेंगे रंग सुनहरे हम सबके अरमानों में। जो धरती माँ के सीने पर वैभव की गाथा लिखता है, उसी किसान का वंदन होगा नवयुग के वेद पुराणों में। उसी किसान का वंदन होगा नवयुग के वेद पुराणों में। माननीय प्रधानमंत्री जी को जांजगीर चांपा और छत्तीसगढ़ के ऊपर जो कृपा आपने बनाया है, जिस प्रकार आपका प्रेम, आशीर्वाद और छत्तीसगढ़ के लोगों को समर्थन मिलता है, एक बार पुनः पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से आपने समय निकाला छत्तीसगढ़ के लिए, हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवेश सज्जनों, हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा है देश के सामने। छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी और तत्परता के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम हमारे आसपास हम देख भी पाते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म है, वो आपके सामने रखना चाहते हैं। आप उसको और बेहतर ढंग से इस बात को समझ पाएंगे। आइए देखते हैं ये फिल्म। हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती की पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले और बुआई के बाद भी। प्रधानमंत्री जी के इसी सहयोग के साथ आज छत्तीसगढ़ का किसान भी खुशियां बो रहा है। तभी तो छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन 54 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 110 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा हो चुका है। प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता 14.33 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 20.60 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। 2003 में राज्य में सिंचाई पंपों की संख्या 72,000 थी, जो आज बढ़कर 5 लाख हो गई है। आज किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण मिल रहा है। कृषक जीवन ज्योति योजना से किसानों को फ्लैट रेट पर बिजली भी मिल रही है। 43 लाख से ज्यादा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड पा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हमारे 15 लाख से अधिक किसानों को बीमा की सुरक्षा मिल चुकी है। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का 1.5 गुना करने का अपना वादा पूरा किया है। सरकार 2022 तक किसान की आय 2 गुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। कृषि क्षेत्र में हमारे प्रदेश की उपलब्धियां। देवेश सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। एक है 35.5 किलोमीटर लंबे सरगांव बिलासपुर 4 लेन सड़क का लोकार्पण और दूसरा है बिलासपुर पथरापाली 4 लेन सड़क का शिलान्यास, जिसके अनुमानित लागत 1,587 करोड़ रुपए है। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर सरगांव बिलासपुर 4 लेन सड़क का लोकार्पण करें और साथ ही बिलासपुर पथरापाली 4 लेन सड़क का शिलान्यास करें। आइए करतल ध्वनि के साथ इस अवसर की शुभकामनाएं, बधाई आप सभी को। और बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। केंद्र सरकार द्वारा विगत 4 वर्षों में पूरे छत्तीसगढ़ में 2,804 किलोमीटर सड़कों का जो लंबा जाल बिछाया गया है या उस पर काम चल रहा है, उस पर 35,268 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होने का अनुमान है। कुल मिलाकर जब कार्य सारे संपन्न होंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ की इन परियोजनाओं से प्रदेश की तस्वीर ही बदल गई है। इसी पर आधारित है एक छोटी सी फिल्म, जिसके माध्यम से आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास श्रृंखला प्रारंभ की गई। एक अच्छी सड़क स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार में विकास करने का उत्कृष्ट माध्यम है। जैसे शरीर में नसों का रोल है, वैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस राष्ट्र के शरीर में काम करता है। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा, आप गति बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में विगत 4 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों के 6 लेन, 4 लेन और 2 लेन निर्माण हेतु 2,809 किलोमीटर के 35,267 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
रायपुर से धमतरी, कांकेर, जगदलपुर 292 किलोमीटर कार्य प्रगति पर है। रायपुर विशाखापट्टनम 142 किलोमीटर और रायपुर दुर्ग बाईपास 92 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क निर्माण स्वीकृत है। नक्सल प्रभावित जिलों में सुकमा से कोंटा 78 किलोमीटर और भैरमगढ़ गोपालपट्टनम 101 किलोमीटर मार्ग का निर्माण कर विकास कार्य किए गए हैं। रायपुर सिमगा बिलासपुर 127 किलोमीटर 4 लेन का कार्य प्रगति पर है। सरगांव बिलासपुर खंड का लोकार्पण आज किया जा रहा है। सिमगा से कवर्धा चिल्फी 125 किलोमीटर पूर्णता की ओर है। आरंग से सरायपाली 150 किलोमीटर 4 लेन पूर्ण किया गया है। बिलासपुर जांजगीर रायगढ़ और बिलासपुर कटघोरा शिवनगर अंबिकापुर का कार्य प्रगति पर है। बिलासपुर उर्गा पत्थलगांव धनबाद तक नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर 155 किलोमीटर और चांपा कोरबा कटघोरा 76 किलोमीटर सड़क का कार्य स्वीकृत है। रायगढ़ सरायपाली 81 किलोमीटर और मनेन्द्रगढ़ अंबिकापुर जशपुर तक कार्य प्रगति पर है। मुझे इस बात की खुशी है, छत्तीसगढ़ में हमने 35,000 करोड़ रुपए के कार्य का शुभारंभ किया है या पूरा किया है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करीब 1700 किलोमीटर 8,120 करोड़ रुपए के काम हमने किए हैं। सड़कें ही नहीं, राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं हम। साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। और देवियों सज्जनों, रेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से आज यहां बिलासपुर अनूपपुर तीसरी रेल लाइन का शिलान्यास भी होना है। इस लाइन के निर्माण से जहां बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं ये लाइन अन्य क्षेत्रों में स्थित थर्मल संयंत्रों की कोयले की मांग को भी अच्छी तरह से पूरा कर सकने में सक्षम होगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर बिलासपुर अनूपपुर तीसरी रेल लाइन का डिजिटल शिलान्यास करने की कृपा करें। इस अवसर पर बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। भारतीय रेल ने छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से अपने नेटवर्क में विस्तार किया है। यात्री और सामान ढुलाई सेवाओं में बढ़ोतरी की है, उसकी गुणवत्ता में और बेहतर सुधार किया है और इसी वजह से छत्तीसगढ़ आज देश के हर हिस्से से अच्छी तरह से वेल कनेक्टेड है। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं का किस तेजी से विस्तार हुआ है, काम हुआ है, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म है, लघु फिल्म है। आइए देखते हैं और इस फिल्म के माध्यम से इस बात को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भारतवर्ष में रेलवे की शुरुआत से लगभग 160 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने कुल 1186 किलोमीटर रेल नेटवर्क का निर्माण किया गया था। राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेल के साथ छत्तीसगढ़ के विकास के नए दौर की मुहिम अब तेज हो गई है। रेलवे के कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर राज्य में तेजी से हो रहे काम का जमीनी असर अब दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ शासन और रेल मंत्रालय ने विगत कुछ वर्षों में सहकारी संघवाद की अवधारणा को फलीभूत करते हुए छत्तीसगढ़ निर्माण के 25वें वर्ष तक अतिरिक्त 1200 किलोमीटर नवीन रेल लाइन का निर्माण कर रेल नेटवर्क को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ACCL, रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त उपक्रम द्वारा खरसिया से धरमजयगढ़ होते हुए कोरबा को जोड़ने वाले छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर और गेवरा रोड को पेंड्रा रोड से जोड़ने वाले छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। दल्ली राजरा रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना का काम तेज गति से आरंभ हो चुका है। 14 अप्रैल 2018 को इस परियोजना के एक महत्वपूर्ण पड़ाव गोदम भानु प्रतापपुर सेक्शन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। परियोजना के द्वितीय चरण रावघाट से जगदलपुर की रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने भारतीय रेल के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी की स्थापना कर 2 नए रेल कॉरिडोर पर काम भी आरंभ कर दिया है। पहला कॉरिडोर डोंगरगढ़ को खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली होते हुए कटघोरा से जोड़ेगा तो दूसरा कॉरिडोर खरसिया से बलौदाबाजार, अटल नगर होते हुए दुर्ग से जोड़ेगा। केंद्रीय धमतरी और अभनपुर राजिम के नैरो गेज सेक्शन को ब्रॉड गेज में बदलने बिलासपुर अनूपपुर तीसरी रेल लाइन सहित क्षमता आवर्धन की परियोजनाएं रेल नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ स्टेशनों के कायाकल्प और यात्री सुविधाओं में इजाफे का भी अभियान चलाया जा रहा है। इन महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की जनता को जहां बहुप्रतीक्षित रेल सुविधा प्राप्त होगी, वहीं ये परियोजनाएं इन क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक प्रगति में महती भूमिका निभाएंगी। रेलवे का विकास गढ़ रहा नवा छत्तीसगढ़ का नया विश्वास।
और देवियों सज्जनों, जब छत्तीसगढ़ अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करे तो उसका नया स्वरूप हो, नवा छत्तीसगढ़ 2025 कैसा होगा और हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे, इसका एक विजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश की जनता के सामने रखा है। नवा छत्तीसगढ़ 2025 के इसी दृष्टि पत्र को आज यहां प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से 2 नागरिकों को प्रदान किया जाएगा और मैं इसके लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं हेमलाल पटेल जी, सुपुत्र श्री मंगलूराम पटेल, और श्री संतोष कुमार कश्यप, सुपुत्र श्री सियाराम कश्यप। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि ये अटल दृष्टि पत्र इन दोनों नागरिकों को प्रदान करेंगे और ये आप सबका और हम सबका संकल्प होगा, हम सबका इस विजन में हम सबकी सहभागिता होगी। आज यहां भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को भी प्रधानमंत्री महोदय लाभ प्रदान करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुशीला कश्यप, पत्नी श्री प्रफुल्ल कश्यप को। इन्हें मुख्यमंत्री जी की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना संचार क्रांति योजना के अंतर्गत मोबाइल हैंडसेट, और ये 21 लाखवें ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें ये लाभ मिल रहा है। 21 लाख की संख्या पूरी हो रही है इसके साथ ही जब सुशीला जी को ये लाभ मिल रहा है। देवियों सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ ये सम्मान मिलना चाहिए सुशीला जी को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट श्रीमती भानुमति, पत्नी श्री संजय खरे, और श्रीमती बनवासा बाई, पत्नी श्री रतन सूर्यवंशी, इन्हें आमंत्रित करता हूं प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से। इन्हें भी ये लाभ, ये प्रमाण पत्र मिल रहा है। आपकी करतल ध्वनि जरूर इन चीजों में शामिल होनी चाहिए। शुभकामनाओं के रूप में एक बहुत बड़ा बदलाव इन सबके जीवन में इससे आएगा। और भानुमति जी के बाद बनवासा बाई जी, ये 2 ऐसे हितग्राही। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2 हितग्राहियों को आज यहां स्वीकृति प्रमाण पत्र यानी सैंक्शन लेटर मिलेगा। श्रीमती फूलमती बाई, पत्नी स्वर्गीय श्री प्यारेलाल जी, और श्रीमती मोगरा बाई, पत्नी श्री बद्री प्रसाद जी, इनको मैं बारी बारी से आमंत्रित कर रहा हूं। आपकी करतल ध्वनि के साथ इन्हें भी ये सम्मान प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से मिले तो उन्हें आपकी शुभकामनाएं इस रूप में प्राप्त होंगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का सर्टिफिकेट माननीय प्रधानमंत्री महोदय 2 हितग्राहियों को प्रदान करेंगे। राजेश राठौर, सुपुत्र श्री वकील प्रसाद जी ने 1 लाख रुपए की राशि जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके अकाउंट में जमा हुई, और उसका सर्टिफिकेट, और साथ ही श्री राजेंद्र गोपाल जी, सुपुत्र श्री शिवराम गोपाल, उन्हें 1,40,000 रुपए की राशि का ये प्रमाण पत्र। सौभाग्य योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी जिन 2 हितग्राहियों को विद्युत कनेक्शन सर्टिफिकेट देंगे उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं परमानंद खुंटे जी, सुपुत्र श्री बेदराम खुंटे, और श्रीमती पूजा दिवाकर, पत्नी श्री सत्यनारायण दिवाकर। इन्हें भी बारी बारी से प्रधानमंत्री महोदय ये सौभाग्य योजना के अंतर्गत सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं। शुभकामनाएं इन्हें। मुख्यमंत्री आबादी पट्टा वितरण योजना के अंतर्गत 2 हितग्राहियों को माननीय प्रधानमंत्री महोदय आबादी पट्टा का प्रमाण पत्र भेंट करेंगे। श्री गिरवर प्रसाद, सुपुत्र श्री साहेबलाल नाई, और दूसरे हैं श्री छोटू लाल, सुपुत्र श्री रामजी कुर्मी। बारी बारी से वे ये सम्मान प्राप्त करेंगे आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, देवियों सज्जनों, तालियों के साथ। कृषि विभाग की चैम्प्स योजना के अंतर्गत 2 हितग्राहियों को यहां ट्रैक्टर की चाबी आज प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रदान किया जाएगा। श्री घनश्याम सिंह, सुपुत्र श्री देवर सिंह सिद्धार, और श्री श्यामलाल गाबेल, सुपुत्र श्री हीराराम, इन्हें ट्रैक्टर की चाबी, आप सोचें इनके जीवन में कैसी खुशहाली का मार्ग खुलेगा इस अवसर पर जो ये प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से ये स्नेह और कृपा उन्हें मिल रही है। और मुख्यमंत्री जी की एक और महत्वपूर्ण योजना सौर सुजला योजना के अंतर्गत 2 हितग्राहियों को अनुमोदन पत्र यानी सैंक्शन लेटर प्रधानमंत्री महोदय प्रदान करेंगे। रामचरण घेवर जी, सुपुत्र श्री मलिक राम, और श्री देवचरण पटेल, इन्हें मैं आमंत्रित करता हूं इन दिनों को, और आप सबकी करतल ध्वनि के साथ ये सम्मान इन्हें मिलना चाहिए। सौर सुजला योजना का उजाला भी हो, रोशनी हो, समृद्धि के द्वार खुले, इस रूप में इन सबको बधाई और शुभकामनाएं। आभार इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, लेकिन साथ ही अनुरोध भी है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे इस अटल विकास यात्रा 2018 और किसान सम्मेलन के इस आयोजन में आप सबको संबोधित करें, अपने उद्गार से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आइए करतल ध्वनि के साथ एक बार पुनः उनके उद्गार सुनने की आतुरता हम उनके सामने रखें और ध्यान से सुने माननीय प्रधानमंत्री के उद्बोधन को। छत्तीसगढ़ महतारीला शत शत प्रणाम।
जम्मू संगी जहूरिया सियान जवान महतारी बहनी मनला जय जोहार जय सतनाम। आज यहां अबड़ अने अकन कार्यक्रम हवे फिर सबले बड़े विषय है अटका बड़ा संख्या में किसान भाई बहन मन के दर्शन और वो मन ले गोठ बात करके मौका जम्मू किसान भाई और उनकर परिवार मनला ज्वारत हवा मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे साथी डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के हमारे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, विष्णुदेव साई जी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान गौरीशंकर जी, राज्य सरकार में मंत्री रामसेवक पाइकरा, पुन्नूलाल मोइले, दयालदास बघेल, अमर अग्रवाल, ब्रजमोहन, प्रेम प्रकाश पांडे, अजय चंद्राकर, रामशिला साहू, संसद में हमारी साथी बहन कमला देवी पाटले, श्रीमान महेश गडड़ा, श्रीमान राजेश मुणत और विशाल संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सर झुका करके नमन करता हूं। आपका ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद हमें दिन रात आपके लिए कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था और उस सपने का नतीजा है कि देश में 3 राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड एक ऐसी सोची समझी रणनीति थी, एक विकास के मूलभूत बातों को स्पर्श करते हुए सिर्फ और सिर्फ विकास को ही केंद्र में रख करके वाजपेयी जी ने इन 3 राज्यों का निर्माण किया था। उस सारी प्रक्रिया में कहीं दूर दूर तक राजनीति का र भी नहीं था। उस सारे निर्णय के पीछे एकमात्र उद्देश्य था कि उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे लोगों का भला करना, झारखंड छत्तीसगढ़ के जंगलों में बसे मेरे आदिवासी भाई बहनों का कल्याण करना, झारखंड छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे शहरों को विकसित बड़े शहरों में परिवर्तित करना,
प्राकृतिक संपदा से हरे भरे इन क्षेत्रों को मानव संसाधन की शक्ति देकर के भारत की विकास यात्रा में एक अहम भूमिका के लिए तैयार करना और शुद्ध विचार से, नेक इरादे से इन 3 राज्यों का निर्माण आज हर किसी को इस बात का एहसास कराता है कि विकास के संबंध में अटल बिहारी वाजपेयी की सोच कितनी दूरगामी हुआ करती थी, कितनी उपकारक हुआ करती थी, कितनी परिणामकारक हुआ करती थी। वरना आप कल्पना कीजिएगा, मध्य प्रदेश के कोने का हिस्सा बने हुए होते, सालों तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकारें रही, अगर वही हाल रहा होता तो शायद कभी कभार किसी को भोपाल से फुर्सत मिलती तो शायद आपके यहां आते। और पहले के मुख्यमंत्री आते थे, क्यों आते थे वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जितना कम बोले उतना अच्छा है। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ के हर छत्तीसगढ़ी के दिल में भी ये भाव प्रबल हुआ कि हमें कुछ कर दिखाना है, हमें कुछ करके रहना है, हमें कुछ बना करके रहना है। और आज उसका नतीजा है कि छत्तीसगढ़ देश में प्रगति करने वाले राज्यों में अपनी जगह बना ली। इसके पीछे एक बात के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता का अभिनंदन करता हूं। आमतौर पर छोटे राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता का दौर बहुत चलता है, उठापटक चलती रहती है, अनिश्चितता रहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग इतने समझदार है, इतने समझदार है कि उनके निर्णय में कभी चूक नहीं रही, कमी नहीं रही, गलती नहीं। ये छत्तीसगढ़ के नागरिकों की जागरूकता, छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए उनकी प्रतिबद्धता, छत्तीसगढ़ का कुछ अच्छा होना चाहिए, उसमें हमें भी योगदान देना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ी जो मन है, छत्तीसगढ़ों में भी मजबूत मन छत्तीसगढ़ी का है। और उसी का परिणाम है अफवाहों के बीच में, अवरोधों के बीच में, आशंकाओं के बीच में, अनर-गनर आरोपों के बीच में बिलो बेल्ट जो भी हरकतें हो सकती है करने के प्रयासों के बावजूद भी न छत्तीसगढ़ी का मन हिला, न छत्तीसगढ़ की जनता डुली। और उसी का परिणाम रहा कि लगातार छत्तीसगढ़ ने स्थिर सरकार दी। इस राजनीतिक स्थिरता की ताकत है कि आज छत्तीसगढ़ अपनी इच्छा के मुताबिक फैसले ले पा रहा है। ये आपके आशीर्वाद है कि जिसके कारण डॉक्टर रमन सिंह जी को आज दिल्ली पे देख करके जीना नहीं पड़ रहा है। वो यहां के लोगों के परिश्रम से, यहां के संसाधनों के भरोसे आज छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इसके मूल में राजनीतिक स्थिरता है, इसके मूल में छत्तीसगढ़ी लोगों का दीर्घ दृष्टिपूर्ण निर्णय प्रक्रिया है। इसके मूल में छत्तीसगढ़ी लोगों की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा, चुनी हुई सरकार के प्रति विश्वास और पूर्ण बहुमत के साथ स्थिर सरकार बनाने के सुफल क्या होते हैं, इसको यहां के लोग जितना समझते हैं,
कभी बड़े बड़े शहर के लोग भी गलती कर बैठते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं करते। भाइयों बहनों, जंगल, आदिवासी, आतंकवाद, नक्सलवाद, इसी की तो छत्तीसगढ़ की कभी पहचान हुआ करती थी। अगर खबरें आती थी तो अपहरण की, बम बंदूक पिस्तौल की, सरफरे नौजवानों के रक्तपात की। लेकिन ऐसे संकटों का भी सामना करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति लगती है और जनता जनार्दन के प्रति समर्पण लगता है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसे अनेक संकटों को पार करते हुए एकमात्र लक्ष्य रखा कि छत्तीसगढ़ को समस्याओं से मुक्त करना है और देश के उत्तम राज्यों में से छत्तीसगढ़ी को भी ऊंचा बना देना है। आपका चावल वाला बाबा अगर कोई और राजनेता होता तो चावल बांट करके, चावल बाबा बन करके वोट की झोली भरता रहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे सीमित रहने वालों में से नहीं है। रमन सिंह जी ऐसे सीमित सोच वाले नेता नहीं है। उन्होंने गरीब का पेट भरने के लिए चावल का जो करना हुआ किया, नमक पहुंचाना है तो पहुंचाया, गरीब के पैर में जूते डालने थे तो डाले, गरीब के घर में शौचालय बनाना तो बनाया। लेकिन छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए, छत्तीसगढ़ को आधुनिक बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में छत्तीसगढ़ी के नौजवान जाए तो दुनिया से आंख मिला सके, ऐसा ताकतवर बनाने का काम आज इस धरती पे हुआ है। भाइयों बहनों, विकास उसकी कोई सीमा नहीं होती। हर पल नई ऊंचाइयों को पार करने का इरादा होना चाहिए। एक जमाना था, गांव के लोग कभी मेमोरेंडम देने आते थे तो क्या कहते थे कि इस बार हमारे यहां पानी नहीं है, कुछ मजदूरी का काम मिल जाए, कुछ कच्ची सड़क बन जाए तो सरकार कुछ योजना करे, ऐसी मांग लेके आते थे। आज वक्त बदल चुका है कि गांव वाला भी जब आता है तो कच्ची सड़क की मिट्टी के काम की मांग नहीं कर रहा है, वो कहता है सिंगल लाइन है, जरा हमें डबल लाइन करके दे दो। डबल लाइन है तो कहता है जरा पेवर रोड कर दो। बिजली पहुंची है तो कहता है कि एलईडी बल्ब वाली बिजली चाहिए। बिजली पहुंची है तो कहता है कि हर घर में चाहिए। बिजली पहुंची है तो कहता है 3 फेज चाहिए। हमारी चक्की हमारे गांव में चलनी चाहिए, बगल वाले गांव में हम चक्की पीसने के लिए क्यों चले जाएं? कैसे बदलाव आ रहा है, गांव के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, हर नागरिक के दिल में किस प्रकार से सपने आकार भी ले रहे हैं और साकार भी हो रहे हैं, क्योंकि सरकार का इरादा नेक है, हमारी नीतियां स्पष्ट है, हमारी नीयत साफ है। और दिल्ली हो या रायपुर, दिल्ली हो या अटल नगर हो, एक ही मकसद है, सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाना। आज जहां जिंदगी गुजार रहा है उससे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अवसर मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसको अपने हक के लिए शासन के साथ जद्दोजहद न करनी पड़े, दिन रात सरकार से उसको लड़ना न पड़े।
उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन सारी चीजों का लाभ जनता जनार्दन को मिलना चाहिए। अभी डॉक्टर रमन सिंह जी कहते थे कि आजादी के बाद इतने वर्षों में जितने रोड नहीं बने उतने रोड अभी बने। ये कैसे बने भाई? क्या रुपये पहले नहीं थे? थे। मंत्री पहले नहीं थे? थे। डिपार्टमेंट नहीं था? था। इंजीनियर नहीं थे? थे। लोगों की मांग नहीं थी? थी। फिर भी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि क्या होता था? क्या होता था? एक प्रधानमंत्री कांग्रेस के कह के गए हैं, उन्होंने कहा था दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव में पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। ये कौन सा पंजा था जो रुपये को 15 पैसा बना देता था? ये रुपयों को घिसने वाला खेल कौन कर रहा था? आज जो विकास हो रहा है उसका एक कारण है, रुपया तो वही है, लेकिन पहले 15 पैसों का काम होता था, आज 100 पैसों का काम होता है। इसलिए काम नजर आ रहा है, इसलिए काम दिख रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आप मुझे बताइए, गरीबों को घर मिलना चाहिए, क्या ये गरीबों की मांग थी कि नहीं थी? चुनावों में गरीबों को घर देंगे से वादे होते थे कि नहीं होते थे? गरीबी हटाने के बड़े बड़े नारे दिए जा रहे थे कि नहीं दिए जा रहे थे? सब कुछ हो रहा था ना, लेकिन गरीब को घर मिलता था। और मिलता था तो किसको मिलता था? बड़े बाबू का कोई प्यून होगा तो उसको मिल जाता था। नेताजी के घर में कोई साफ सफाई करता है तो उसको मिल जाता था। गरीब को अपना हक पाने के लिए रुपये पैसे बांटने के लिए मजबूर होना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। कर्ज में जिंदगी गुजारने के लिए वो मजबूर होता था, साहूकार के पैसों से जिंदगी गुजारता पूरी जिंदगी भर। और हालत ये हो जाती, जो कर्ज से पैसे लिए हुए हैं, जो करप्शन में दिए, मकान लिया, आखिरकार वो मकान भी उसी को देना पड़ता था और वो फुटपाथ पर आकर के जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होता था। हमने व्यवस्थाएं बदल दी, हमने तय किया न कोई मेरा होगा न कोई पराया होगा, न वो मेरी जात का होगा न मेरी पात का होगा, न मेरे संप्रदाय का होगा। हिंदुस्तान का हर नागरिक, छत्तीसगढ़ का हर भाई बहन मेरा भाई बहन है। वो जंगल में पैदा हुआ हो, वो शहर की झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ हो, वो गरीब की कोख से आया हो, मेरे लिए सब समान है। और इसलिए योजना बनेगी तो सबके लिए बनेगी, फायदा मिलेगा तो सबको मिलेगा। और इसलिए हमारे कामों की प्रवृत्ति और प्रकृति क्या है? 2022 भारत की आजादी के 75 साल, देश के आजादी के दीवानों ने जवानी जेल में खपा दी, कुछ फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे, कुछ लोग जीवन भर 2-2, 3-3 पीढ़ी परिवार की मातृभूमि को आजाद कराने के लिए मर मिटते थे। क्या उन सपनों को पूरा करना हमारा दायित्व है कि नहीं है? क्या आजादी के 75 साल होने पर आए ये हमें पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इसलिए हमने ठान ली कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका अपना घर नहीं होगा। गरीब से गरीब को भी उसकी अपनी छत होगी,
सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब यही होता है। सिर्फ अपनों को दूंगा, मेरी वोट बैंक वालों को दूंगा, चुनाव जीतता चला जाऊंगा, जी नहीं। हमें तो छत्तीसगढ़ बनाना है, हमें तो छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है, हमें आधुनिक छत्तीसगढ़ बनाना है, हमें यहाँ के युवाओं के सपनों के अनुकूल छत्तीसगढ़ बनाना है। और इसलिए सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के टॉयलेट बनाएंगे, अपनी पसंद के लोगों को पैसे पहुंचाएंगे ऐसा नहीं। गांव का प्रधान तय करेगा कि ये मोहल्ले से मुझे वोट मिलते हैं, वहां तो टॉयलेट बनेंगे, इस मोहल्ले से वोट नहीं मिलते, नहीं बनेगा, नहीं चलेगा ऐसा। गांव में टॉयलेट बनेगा तो सबके लिए बनेगा। गैस का चूल्हा, गैस का चूल्हा ऐसा लग रहा था ये तो अमीरों का ही हक है। जिसके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, उसी के घर में गैस का चूल्हा हो सकता है। गरीब की झोपड़ी में से जहां से धुआं निकलता है, वहां कभी गैस हो सकता है। जिसको खाना पकाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, चूल्हा रखने की जगह नहीं है, क्या उसको गैस का कनेक्शन होता है? अरे वो तो लकड़ी का चूल्हा जलाएगी, आंखें जलती रहेगी, बच्चे रोते रहेंगे, मां बीमार होती चलेगी, हमें कोई परवाह नहीं। अमीर के घर में गैस जाए चला जाए, हमने सब बंद कर दिया। अगर गैस का कनेक्शन अमीर को मिलेगा तो गरीब को भी मिलेगा। गैस का चूल्हा अमीर के घर में होगा तो गैस का चूल्हा गरीब के घर में भी होगा। अगर धुएं से तकलीफ अमीर को होती है तो धुएं से तकलीफ मेरी गरीब आदिवासी मां को भी होती है, उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। और इसलिए सबको गैस कनेक्शन, कोई कल्पना कर सकता है? आजादी के बाद अब तक जितने कनेक्शन दिए गए उतने कनेक्शन हमने 4 साल में दे दिए। आप मुझे बताइए, जो लोग 18वीं शताब्दी में जी रहे कैसे गुजारा करते होंगे? बिजली नहीं थी, घर में सूरज के हिसाब से जिंदगी का टाइम टेबल बना रहता था। सूरज उगने के बाद जीवन शुरू होता था, सूरज ढलते ही जीवन विश्रांति की ओर चला जाता था। वही एक चारा था। कभी छोटा सा टिमटिमाता दिया जला करके जिंदगी गुजारते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज 21वीं सदी में भी ऐसे परिवारों को अगर 18वीं शताब्दी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़े तो पुरानी सरकारें उसके लिए जिम्मेवार है नहीं है? क्या 21वीं सदी में उसको घर में उजाले का हक नहीं है? अंधेरे से मुक्ति का उसका इरादा पूरा करने का सरकार का दायित्व नहीं है? लेकिन पहले ऐसी ही बातें होती रही। हम सब सौभाग्य योजना लेकर के आए हैं और इरादा साफ है कि सौभाग्य योजना के तहत एक परिवार भी हम नहीं रहने देंगे जिसके घर में बिजली का कनेक्शन न हो, बिजली का लट्टू न जलता हो। आज तो मैंने देखा है कुछ परिवारों में मोबाइल फोन तो होता है लेकिन घर में बिजली नहीं होती। वो मोबाइल फोन को चार्जिंग के लिए बगल वाले गांव जाता है, रात को मोबाइल फोन छोड़ के आता है, 15 रुपया 20 रुपया बिजली चार्जिंग का देकर के दूसरे दिन मोबाइल लेने जाता है। भाइयों बहनों, क्या 21वीं सदी का भारत ऐसा हो सकता है? 21वीं सदी का छत्तीसगढ़ ऐसा हो सकता है? और इसलिए उजाला योजना के तहत हर घर में अगर हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया, उजाला के तहत हमने गांव-गांव बिजली पहुंचाई और सौभाग्य के तहत हर घर में बिजली पहुंचाना और वो भी समय सीमा में बिजली पहुंचाना, इस संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। भाइयों बहनों, यहां आज किसानों का सम्मेलन। किसान यानी आज सिर्फ खेत खलिहान तक सीमित नहीं है। किसान भी एक नागरिक है, उसको भी अपने बच्चों की शिक्षा चाहिए। उससे भी घर में 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए कहीं और अच्छा रोजगार चाहिए। किसान को भी रहने के लिए अच्छा घर चाहिए। किसान को भी घर में गैस का चूल्हा चाहिए। किसान को भी अच्छी जिंदगी जीने का अवसर चाहिए।
और इसलिए हमने किसान का सर्वांगीण विकास इसको मकसद बना करके चले। हमने गांव के जीवन को बदलने का तय किया है और हमने बीज से लेकर के बाजार तक किसान को जहां जहां जरूरत पड़े, जहां जहां सरकार के इंटरवेंशन की आवश्यकता है, उसको वैज्ञानिक तरीके से परफेक्ट प्लानिंग के तहत इंटरवेंशन की दिशा में हमने काम किया। अच्छी क्वालिटी के बीज मिले, हमारे किसान को कोई ठगाई न कर जाए। बीज अगर खराब मिल गया तो बीज बेचने वाला तो हफ्ते भर में भाग जाएगा, लेकिन किसान का तो पूरा साल बर्बाद हो जाता है। और इसलिए बीज सही मिले, इसके लिए सरकारी तंत्र को मजबूत किया गया है, अलर्ट किया गया है, किसान के हक की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की। किसान को बीज मिल जाए लेकिन जमीन का हाल खराब होगा तो क्या होगा? मेरे देश के किसान को पता तक नहीं है कि जैसे इंसान बीमार हो जाए तो आज पैथोलॉजी लैब में भेजते हैं और कहते हैं ब्लड टेस्ट करा के ले आओ, यूरिन टेस्ट करा के ले आओ, और उसके बाद कहते हैं बीमारी कैसी। जैसे शरीर की जांच होती है वैसे ही जमीन की भी जांच जरूरी है। और इसलिए हर खेत की जमीन का नमूना लेकर के लेबोरेटरी में टेस्ट करके वो जमीन, वो मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, उसमें किस प्रकार के फर्टिलाइजर की जरूरत है, उसमें कौन सी दवाइयां डालनी चाहिए, कौन सी नहीं डालनी चाहिए, उसका वैज्ञानिक तरीके से उसको ज्ञान दिया जा रहा है। अकेले छत्तीसगढ़ में 13 लाख से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंच चुका है। भाइयों बहनों, पहले तो किसान बगल वाले ने लाल डिब्बे वाली दवाई डाली तो वो भी लाल डिब्बे वाली डाल देता था, बगल वाले ने पीला पाउडर डाल दिया तो वो भी पीला पाउडर डाल देता था, बगल वाले ने ये इस बार बो दिया तो वो भी बो देता था। उसको पता ही नहीं था कि वो जिस जमीन पे बैठा है उस जमीन का स्वभाव अलग है, जो जिसको तुम देख रहे हो उसकी जमीन का स्वभाव अलग है। ये ज्ञान पहुंचाने का बहुत बड़ा काम आज सरकार ने हिंदुस्तान के कोने कोने में किया और उसका नतीजा देखिए। 1 साल के भीतर भीतर आजादी के बाद अब तक सबसे ज्यादा फसल पैदा करने का रिकॉर्ड हमारे देश के किसानों ने कर दिया। जमीन वही थी, किसान वही था, पसीना भी उतना ही बहाता था, लेकिन वैज्ञानिक इंटरवेंशन हुआ, ये परिणाम मिल गया और किसान परिणाम देने लग गया। भाइयों बहनों, हमारे देश में सिंचाई की सुविधा सब जगह पे नहीं है। ये इलाका भाग्यशाली है, यहां पानी की विपुलता का लाभ मिल रहा है, लेकिन देश में बहुत जगह ऐसी है वर्षा पर किसान निर्भर रहता है। मेहनत की, खेत जोत करके रखा, अच्छे से अच्छा बीज डाल दिया, एक बार बारिश आई फिर आई ही नहीं, तो किसान का तो सब लूट जाता है। तब जाकर के उसको सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए। उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषता ऐसी है, बुआई पहले की स्थिति की भी रक्षा करता है, बुआई के बाद की स्थिति की भी रक्षा करता है। किसान की फसल बोने का भी संभव नहीं हुआ बारिश के अभाव में, तो भी उसको बीमा मिलता है। बोने के बाद बारिश से तबाह किया तब भी बीमा मिलता है। अरे फसल काटने के बाद बाजार में बेचने के पहले 15 दिन में अगर तूफान आया और अगर धान खराब हो गया तो उसको भी बीमा मिलता है। अकेले छत्तीसगढ़ में इस बीमा की रकम का भुगतान करीब 13 करोड़ रुपया यहां के किसानों को हुआ है। भाइयों बहनों, ये काम किसानों की भलाई के लिए होते हैं, किसानों के जीवन में बदलाव करने के लिए। अब किसान फसल पैदा करता है, हमारा टारगेट है कि किसान की आय 2022 तक डबल होनी चाहिए। अगर वो अपनी खेती के साथ पोल्ट्री फार्म करना चाहता है तो मदद मिलनी चाहिए। वो फिशरी करना चाहता है, मछली पालन करना चाहता है तो मदद मिलनी चाहिए। वो शहद का उत्पादन करना चाहता है तो उसमें मदद मिलनी चाहिए।
वो अतिरिक्त जो कुछ भी इसके साथ पशुपालन समेत, दूध उत्पादन समेत जो भी करना चाहता है उसको मदद मिलनी चाहिए। उसका खर्च कम होना चाहिए। जो चीजें उत्पादित करता है उससे वैल्यू एडिशन होना चाहिए। आज मुझे यहां एक जैकेट दिया गया, एक केले के छाल में से बना हुआ जैकेट, केले से बना हुआ है। अब ये किसी जमाने केले निकालने के बाद उसको दूर करने का खर्चा होता था, आज उसी में से कपड़ा बनने लगा है और कपड़े का बाजार खड़ा हो रहा है। वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने का काम किसान की धरती पे हो रहा है। जो पराली पहले कभी जला देता था वही पराली आज खाद के रूप में परिवर्तित हो रही है। गन्ने का किसान गन्ना खेती करने के बाद पैसे कम मिलेंगे उसका इंतजार कर रहा है। इथेनॉल की प्रवृत्ति को हमने बढ़ावा दिया, शुगर इंडस्ट्री को वैज्ञानिक तरीके से मोड़ने का प्रयास किया और उसका परिणाम है कि आज उसको लाभ। हमारे देश के किसान की मांग थी कि एमएसपी का उसको पूरा उसका हक का मिलना चाहिए। जितनी लागत है इसका 1.5 गुना उसको मिलना चाहिए। ये कोई पहली बार मांग नहीं हुई। देश का किसान 30 साल से मांग रहा था, सरकारें आई गई, किसान की बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आज बड़े बड़े भाषण देते घूम रहे हैं, सरकारें 60 साल तक उन्होंने चलाई है, लेकिन किसान के हक की मांग नहीं पूरी कर पाए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को एमएसपी का उसकी लागत का 1.5 गुना देने का निर्णय कर लिया और बहुत बड़ी मात्रा में आज सरकारें उसकी खरीदी का प्रबंध कर रही है। भाइयों बहनों, किसान के जीवन को सुरक्षित बनाना, किसान को आधुनिक सिंचाई की व्यवस्था हो, किसान जो पैदा करता है उसका वैल्यू एडिशन हो। अगर किसान कच्चा आम बेचता है तो कम पैसा मिलता है, पका हुआ आम बेचता है तो ज्यादा मिलता है। आम का अचार बनाता है तो ज्यादा पैसा मिलता है, अचार बना करके अच्छा सा पैकेजिंग करके बेचता है तो ज्यादा पैसा मिलता है। टमाटर बेचता है तो कम पैसा मिलता है, टमाटर का केचप बना करके बेचता है तो ज्यादा पैसा मिलता है। जो कुछ भी किसान पैदा करता है उसमें मूल्य वृद्धि हो, और इसलिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चल रही है। गांव-गांव किसान इस प्रकार से हरी मिर्ची बेचे तो कम पैसा मिलता है, लाल मिर्ची बेचे तो ज्यादा मिलता है, लाल मिर्ची का पाउडर करके बेचे तो और पैसा मिलता है, पाउडर को भी अच्छा पैकेजिंग करके भेजे तो और ज्यादा पैसा मिलता है। ये प्रक्रिया किसान के घर तक पहुंचानी है और इसके लिए किसान के जीवन में बदलाव लाने का काम भी। हमारे देश में किसान यूरिया लेने जाता था, लाठी खा के आता था। हर सरकारें यूरिया के लिए भारत सरकार को चिट्ठियां लिखी। मैं सालों तक मुख्यमंत्री रहा, मैं हर साल 2 बार भारत सरकार को चिट्ठी लिखता रखता था, यूरिया दो, यूरिया दो। दिल्ली की सरकार यूरिया जितनी मांगते थे दे नहीं रहा था। आज देश में यूरिया के लिए कभी कोई कतार नहीं लगती है, यूरिया के लिए कहीं लाठीचार्ज नहीं होता है। यूरिया किसान को जब चाहे जितना चाहे पहुंचता है। क्यों? क्योंकि पहले यूरिया की चोरी होती थी, कारखानों में चला जाता था, खेत में नहीं जाता था। हमने नीम कोटिंग किया, अब वो खेत के सिवाय कहीं जा नहीं सकता है। चोरी बंद हो गई, भ्रष्टाचार चला गया और किसान को नीम कोटिंग यूरिया मिलने से 5%, 7%, 10% उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई। भाइयों बहनों, हम एक क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं, एक मन से काम कर रहे हैं, एक संकल्प के लिए काम कर रहे हैं। जनता जनार्दन का कल्याण, इसी इरादे से काम कर रहे हैं। और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो भी काम होता है, भारत सरकार बढ़ चढ़ करके उनको साथ देती है, बढ़ चढ़ करके मदद करती है, क्योंकि पाई पाई का उपयोग गरीब की भलाई के लिए होने वाला है। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ ने संकटों से उभरते हुए अपनी पहचान बनाई। हिंदुस्तान के अच्छे वाइब्रेंट स्टेट में आज छत्तीसगढ़ का नाम बन गया है। उसको आगे भी बरकरार रखना है। अभी तो सपने और बड़े हैं, मंजिल काफी ऊंची रखी हुई है, वहां तक हम सबको पहुंचना है। आपके साथ सहयोग और इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
देवी सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को इस अवसर पर शॉल भेंट करें और एक स्मृति चिन्ह मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। आइए अपने दोनों हाथ उठाकर एक बार आभार व्यक्त करिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उनकी इस कृपा, उनके स्नेह के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का करतल ध्वनि के साथ आप आभार करें, तालियों के साथ, उनके इस आगमन के लिए, उनके उद्बोधन के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर एक स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री महोदय को और एक शॉल भेंट करने के लिए निवेदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। आदरणीय नितिन गडकरी जी हम सबके बीच यहां पधारे हैं। माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि परम आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी आभार स्वरूप एक शॉल आपकी तालियों के साथ, आपकी करतल ध्वनि के साथ यहां भेंट करें। देवियों सज्जनों, आप सबका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उस नेतृत्व के लिए जो हम सबको प्रेरणा से भर देता है, उस विजन के लिए जो हम सबको भविष्य की राह दिखाता है, और उनकी उस सोच के लिए जो हम सबको उत्साह से भरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आभार डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, आदरणीय श्री नितिन जयराम गडकरी जी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, उनका भी आभार। विष्णुदेव साय जी, इस्पात राज्य मंत्री भारत सरकार, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम में रही है, उनका भी